नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों को सतर्क रहने और संघर्ष विराम को बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कश्मीर घाटी के अपने दौरे के अंतिम दिन सभी अग्रिम चौकियों के जवानों के साथ बातचीत की। साथ ही नियंत्रण रेखा पर फॉर्मेशन कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी भी थे। इसके बाद सैन्य कमांडर ने रेडियो चिनार का दौरा भी किया और रेडियो स्टेशन पर कार्यरत युवाओं के साथ बातचीत की। बता दें कि रेडियो चिनार माजबग में स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ के जो रेडियो नेटवर्क्स या रेडियो सिग्नल्स पहुंचते थे जम्मू कश्मीर में, तो वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे। अब सेना ने वहां की सारी फ्रिक्वेंसीज को बैन कर रखा है और एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोल रखा है। अगली अपडेट भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने कहा कि सशस्त्र बलों पर खर्च एक ऐसा निवेश है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, जिस पर पूरा रिटर्न मिलता है और इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जनरल एमएम नरवणे जी की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध है। सेना प्रमुख ने कहा कि जब भी हम सशस्त्र बलों के बारे में बातचीत करते हैं और जब भी हम सशस्त्र बलों के लिए किए गए निवेश और खर्च के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें एक निवेश के रूप में इसे देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जब भी कोई संकट आता है तो अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान होता है ये सब जानते हैं। इसके अलावा जिस किसी क्षण युद्ध होता है और जब किसी क्षेत्र में अस्थिरता होती है तो आप सीधा शेयरों पर और शेयर बाजार पर प्रभाव देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के झटकों से तभी बचा जा सकता है जब देश के सशस्त्र बल मजबूत हों। भारतीय तटरक्षक बल में एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एक्सिलरी बैराज को शामिल किया गया है। 36.96 मीटर वाला ये वेसल, जिसका ड्राफ्ट 1.85 मीटर है, इसे डिजाइन किया गया है कार्गो शिप फ्यूल, एविएशन फ्यूल और ताजा पानी ले जाने के लिए और ये 50 टन, 10 टन और 40 टन की क्षमता वाला कार्गो जहाज है। कहा जा रहा है कि इस नए वेसल को भारत के इकोनॉमिक क्षेत्र और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह स्थित समुद्री ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाएगा, जहां ये वेसल दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात जहाजों को सपोर्ट मुहैया कराएगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने पुणे में बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप और सेंटर में आयोजित एक समारोह में भारत में विकसित स्पेशल व्हीकल को सेना में शामिल किया है। सेना प्रमुख ने स्वदेश में ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम यानी कि ORFQ, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल यानी कि IPMB, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारत फोर्स द्वारा निर्मित मोनोकोल हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल के पहले सेट को सेना में शामिल किया है। साथ ही टाटा ने कहा कि भारतीय सेना इन वाहनों को कहीं भी तैनात करेगी तो उनका पूरा सपोर्ट 24 घंटे 7 दिन टाटा के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को टाटा और DRDO ने साथ में मिलकर बनाया है और इसका परीक्षण हाई एल्टीट्यूड और रेगिस्तान में भी किया जा चुका है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है जो कि थर्मल साइट के साथ लैस है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना 39 प्रकार के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है 6 अलग अलग देशों का, और इनका मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती भी होता है। उन्होंने कहा कि पहले हमारा ध्यान हार्डवेयर पर होता था, लेकिन अब हमारा ध्यान सॉफ्टवेयर, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, सेंसर इंटीग्रेशन, डिसीजन मेकर और शूटर पर इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि भारत की एक्शन साइकिल को बढ़ाएगा ताकि दुश्मन को पीछे धकेला जा सके। इसके अलावा भारतीय वायुसेना हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स उपायों पर भी काम कर रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि DRDO और LNT के द्वारा लाइट टैंक के फैब्रिकेशन पर काम चल रहा है, जिसे कि DRDO के नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के चेसिस पर बनाया जा रहा है। बता दें कि लाइट टैंक का प्रोटोटाइप 2023 तक सामने आ जाएगा और इसके बाद DRDO अपने नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक पर काम करना शुरू कर देगा, जिसे कि भारतीय सेना की जरूरतों के आधार पर बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना का जो FRCV प्रोग्राम है, जिसके तहत 1770 नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स की जरूरत है, उन्हें DRDO और LNT मिलकर पूरा करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारा 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट यानी कि AMC बन रहा है और ठीक उसी तरीके से HAL के द्वारा निर्मित इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनेंगे, उसे भी अब इस FRCV प्रोग्राम के तहत लाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय सेना देख चुकी है कि रशियन टैंक्स की हालत किस तरीके से बद से बदतर हुई है यूक्रेन की लड़ाई में, और अब भारत रशिया के T-14 टैंक को नहीं लेना चाहता और यही वजह है कि स्वदेशी टैंक की तरफ ही ध्यान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ तक डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने
हाइब्रिड वॉर के बारे में कहा है। ऐसे में चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि साइबर वॉरफेयर में सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है चीन, और चीन साइबर वॉरफेयर में सबसे आगे है। चीन ने अपने यहाँ 1 मिलियन लैपटॉप वॉरियर का नारा दिया है और तैनाती शुरू कर दी है। दुनिया में ज्यादातर कंप्यूटर हार्डवेयर चीन से बनकर जाता है और इसी ने चीन को साइबर वॉरफेयर में बढ़त बनाने का मौका दिया है। कई बड़ी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन से जुड़ी चीनी कंपनियों का सीधा नियंत्रण चीनी सेना के पास होता है। कई शहरों में चीनी सेना ने साइबर वॉरफेयर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं, जहां युवाओं को लैपटॉप वॉरियर बनाना शुरू कर दिया गया है। नतीजा यह है कि 2000 के पहले दशक में ही चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान सहित कई देशों पर साइबर हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की हैकर आर्मी की तादाद 50,000 से लेकर 1 लाख हैकर्स तक हो सकती है। वहीं भारत ने साइबर वॉरफेयर के लिए भी 2019 में डिफेंस साइबर एजेंसी की नींव रखी थी, जिसने 2021 में अपना काम करना शुरू कर दिया। DCA यानी कि डिफेंस साइबर एजेंसी की जिम्मेदारी साइबर हमलों से निपटना है, जवाबी साइबर हमले करना भी है और भविष्य के लिए साइबर रणनीति बनाना है। यानी कि भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये है कि चाइना को मात कैसे देंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने 2+2 वार्ता के दौरान एक संयुक्त बयान में कहा था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। ऐसे में पाकिस्तान भड़क गया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा कि भारत इस तरीके के बयान से राज्य पोषित आतंकवाद और कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 देश मिलकर अपनी राजनीति लाभ के लिए तीसरे देश को निशाना बना रहे हैं। ये देश वास्तविक और उभरते हुए आतंकवाद के खतरों से जनता की राय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें विश्वसनीयता की कमी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 दशक में पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई बड़े प्रयास किए हैं। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि यह बयान एक तरफा है, राजनीति से प्रेरित है और जमीनी हकीकत से दूर है। पाकिस्तान की आदत है दोस्तों बोलने की, लेकिन जो आरोप भारत और अमेरिका ने मिलकर लगाए हैं वो आरोप बिल्कुल सिद्ध होते हैं और पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, ये दुनिया जानती है। तो दोस्तों, अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।